एक महिला का देवर केरल में रहकर नौकरी करता था। वहीं से वह हर महीने पैसे भेजता था, जिससे पूरे घर का खर्च चलता था। उसकी पत्नी यानी देवरानी गांव में ही पूरे परिवार के साथ रहती थी। साथ ही उसके दो छोटे बच्चे भी थे। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन देवरानी के कमरे से अक्सर अजीब तरह की आवाज़ें आती थी, जो जेठानी को परेशान करने लगी। एक दिन जेठानी ने अपने पति से कहा, देवरानी के कमरे से कुछ रात में अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं। हमें इस बारे में उससे बात करनी चाहिए। ऐसा लगता है जैसे कोई उसके साथ होता है और वह कुछ गलत कर रही है। पति ने बात को टालते हुए कहा, शादी को इतने साल हो गए हैं, आज तक उसके बारे में कोई गलत बात नहीं सुनी है। तुम क्यों शक कर रही हो? बेवजह घर का माहौल क्यों बिगाड़ रही हो? लेकिन यह बात धीरे धीरे देवरानी यानी मीरा तक पहुंच जाती है, और जब उसे पता चलता है उस पर शक किया जा रहा है, तो उसने गुस्से में साफ कह देता है कि मैं ऐसे माहौल में नहीं रह सकती जहां मेरी इज्जत पर सवाल उठाया जाए। उसने कहा कि वह अपने दोनों बच्चों को लेकर शहर जाएगी, उन्हें पढ़ाएगी लिखाएगी और एक बेहतर इंसान बनाएगी, और इसी तरह से वो शहर चली जाती है। लेकिन इसके कुछ ही दिन बाद खबर आई कि उसका पति, जो केरल में नौकरी करता था, उसकी हत्या हो चुकी है। उधर पति मारा गया और इधर मीरा ने कोर्ट में जाकर किसी और से शादी कर ली। इतना ही नहीं, शादी के बाद वह आराम से सुहागरात भी मनाती थी, जैसे कुछ हुआ ही ना। जब पुलिस ने पूरे घटनाक्रम की कड़ियां जोड़ी, तो वो भी हैरान रह गए। और जब यह खबर अखबारों में छपी, तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक औरत जो दो बच्चे की माँ थी, आखिर ऐसा कैसे कर सकती है। सबका यही सवाल था कि अगर वह अपने पति से खुश नहीं थी, तो चुपचाप घर छोड़ सकती थी, लेकिन एक इंसान की जान लेने की क्या ज़रूरत थी। नमस्कार दोस्तों, दिल से स्वागत है आपका एक और रोमांचक, रहस्यमयी और सच्ची क्राइम स्टोरी। दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी को परेशान करना नहीं, बल्कि आपको सच्चाई से रूबरू कराने की कोशिश है। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं कहानी की ओर। आज की सच्ची घटना उत्तर प्रदेश की मैनपुरी जिले की है। मैनपुरी जिले के बिछवा कस्बे के गांव सुन्नामई में रहने वाला एक व्यक्ति सुशील और उसकी पत्नी राधा देवी दिनांक 11 अप्रैल 2025 को सदर कोतवाली पहुंचते हैं। राधा देवी पुलिस को बताती है कि उसका देवर समीर कुमार दिनांक 31 मार्च 2025 को अचानक घर से लापता हो गया और उसका अब तक कोई पता नहीं चल रहा है। उन्होंने हर संभव कोशिश की, जगह जगह संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन समीर का मोबाइल नंबर भी बंद था और उससे कोई संपर्क नहीं साधा जा सक रहा है। यह समय था रात के करीब 2:10 का। समीर के गायब होने के बाद 7 दिन बाद यानी 7 अप्रैल 2025 को उसकी पत्नी मीरा भी अचानक घर से लापता हो गई। उसे भी बहुत ढूंढने की कोशिश की गई, लेकिन उसका भी कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। पुलिस गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज किया और मामले की जांच शुरू की। परिवार ने पुलिस को बताया कि समीर केरल में नौकरी करता था और हर साल होली पर घर आता था और फिर बिना किसी विवाद के वापस चला जाता था। न उसकी किसी से दुश्मनी थी, न कोई झगड़ा था, लेकिन इस बार होली पर आने के बाद वह यहीं रुक गया और फिर अचानक गायब हो जाता है। जैसे जैसे पुलिस जांच में आगे बढ़ी, उन्होंने समीर और मीरा दोनों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड निकलवाई, ताकि यह पता लगाया जा सके कि उसकी आखिरी लोकेशन क्या थी और किन किन लोगों से संपर्क में थे। जांच में पाया जाता है कि दोनों की आखिरी लोकेशन उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के पास स्थित सिकंदरा गांव में थी। उसी दिन जब ये लापता हुए, पुलिस ने जब मीरा से संपर्क करने की कोशिश की, तो उसका नंबर भी बंद था। इसके बाद पुलिस ने सीडीआर को और गहराई से खंगाला और उसमें एक नाम सामने आया, रिंकू चौहान। यह देखा गया कि मीरा उससे अक्सर बातचीत किया करती थी। जब पुलिस ने परिवार वालों से रिंकू चौहान के बारे में पूछा, तो मीरा की जेठानी ने बताया कि जब जब समीर बाहर नौकरी पर रहता था, तब कई बार रिंकू चौहान उसके घर आता था। जब इसके बारे में पूछा जाता था, तो मीरा ने बताया कि रिंकू उसका मौसी का बेटा है और वह उसे भाई मानती है। परिवार ने कभी इस रिश्ते पर शक नहीं किया, सब कुछ सामान्य लग रहा था। रिंकू चौहान का पता उत्तर प्रदेश के एटा जिले के बागवाल थाना क्षेत्र के लोहा बादशाहपुर से जुड़ा हुआ था। पुलिस ने जब रिंकू को तलाशना शुरू किया, तो वह अभी गायब मिला। फिर 25 अप्रैल 2025 को पुलिस को सूचना मिली कि रिंकू के घर में कुछ हलचल है। पुलिस जैसे ही रिंकू के घर पहुंचती है, दरवाज़ा खटखटाया जाता है, तो सामने से मीरा निकलती है।
उसके सिर में सिंदूर लगा हुआ था, जबकि उसका पति समीर कुमार अब तक लापता था। यह देख पुलिस भी हैरान रह गई कि आखिर मीरा रिंकू के घर में क्या कर रही है। पुलिस ने दोनों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू की। जो कहानी सामने आई उसने सबको हैरान कर दिया। दरअसल पूरी कहानी की शुरुआत होती है इंस्टाग्राम से। जब समीर केरल में नौकरी करता था तो मीरा घर में 2 बच्चों की मां होने के साथ ज़्यादा समय खाली रहती थी। समय बिताने के लिए वो इंस्टाग्राम या फेसबुक जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया करती थी। मीरा की अपनी इंस्टाग्राम आईडी भी थी जिस पर वह अक्सर पोस्ट डालती थी। इन्हीं पोस्ट को रिंकू चौहान लाइक और कमेंट करता था। यहीं से उसकी बातचीत शुरू हो जाती और धीरे धीरे चैटिंग और फिर दोस्ती बढ़ गई थी। रिंकू ने मीरा से मिलने की इच्छा जताई और नज़दीक आने की बात कही। मीरा ने पहले बताया कि वह शादीशुदा है और 2 बच्चों की मां है, लेकिन इसके बावजूद दोनों की बातचीत जारी रही। मीरा ने रिंकू से कहा कि उसकी शादीशुदा जिंदगी है और 2 बच्चे हैं, इसलिए इस जन्म में वह उसके साथ कुछ नहीं कर सकती। अगर कुछ होना है तो अगला जन्म लेना पड़ेगा। इस पर रिंकू ने जवाब दिया कि तो क्या हो सकता है, तुम्हारा पति वैसे भी हमेशा बाहर ही रहता है, क्यों ना हम शादी कर लें। जब रिंकू ने यह बात कही तो मीरा को खुद यकीन नहीं हुआ कि वह ऐसा कैसे कर सकता है। इसके बाद मीरा बहाने से घर से निकलती है और सीधा रिंकू के पास चली जाती है। वहाँ दोनों मंदिर गए और शादी कर ली। यह घटना लगभग 1 साल पुरानी थी। शादी के बाद वे ऐसे रहने लगे कि जब मीरा का मन होता तो वह घर चली जाती थी और रिंकू उसके पीछे पीछे भाई बनकर आ जाता था, लेकिन असल में वह उसका पति बन चुका था। घर में अजीब आवाज़ें आती थी जिससे मीरा की जेठानी को शक हुआ। उसे लगता था कि कुछ गड़बड़ चल रही है, लेकिन जब उसने घर वालों को बताया तो किसी ने उस पर यकीन नहीं किया। जब मीरा को यह बात पता चली तो उसने गुस्से में कह दिया कि वह अब इस घर में नहीं रहेगी। मीरा ने बिछवा के गांव सुन्नामई को छोड़ दिया और जाकर सदर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला बंसी बोहरा में किराए का मकान लेकर रहने लगी। वहाँ वह 2 बच्चों के साथ रहने लगी। उसका पति समीर अभी भी केरल में नौकरी कर रहा था और मीरा को अब आज़ादी मिल चुकी थी, कोई रोक टोक नहीं थी। रिंकू जब चाहता आता जाता था। फिर मार्च 2025 में होली के समय समीर अपना सारा सामान बांधकर केरल से मैनपुरी आ गया और मीरा से कहा अब मैं वापस नौकरी के लिए नहीं जाऊंगा, यहीं रहकर कोई काम कर लेंगे और बच्चों के साथ समय बिताएंगे। यह सुनकर मीरा को बहुत अखर गई, लेकिन इससे ज़्यादा परेशानी रिंकू को हो गई। अब दोनों को मिलने में मुश्किलें महसूस करने लगे। तब दोनों ने मिलकर एक पूरा प्लान तैयार किया, एकदम स्क्रिप्टेड मर्डर प्लान। 30 मार्च 2025 को समीर और मीरा बेवर के गांव नगरिया में एक शादी समारोह में शामिल हुए और 31 मार्च 2025 को जब वे शादी से लौट रहे थे तो मीरा ने समीर से कहा क्यों ना हम घर के लिए एक फ्रिज और एक टीवी ले लें। मीरा ने कहा मेरा मौसी का लड़का है रिंकू, उसी से ले लेते हैं। इसके बाद रिंकू से मिलने गए। वहाँ रिंकू के साथ एक और लड़का था जिसका नाम था लोकेश उर्फ नितेश बताया गया। बातों बातों में फ्रिज टीवी खरीदने की बात छूट गई और बियर की बोतल निकल गई। सबने मिलकर शराब पी। जब नशा चढ़ गया तो कोई भारी वस्तु ईंट या पत्थर जैसी चीज उठाकर समीर पर बार बार वार किया गया। उसे तब तक मारा गया जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। हत्या एटा जिले में की गई थी। फिर सबको लेकर जाकर हाथरस जिले के सिकंदराराव कस्बे के पास जो कि एटा हाथरस राजमार्ग पर स्थित गांव टोली के सड़क के किनारे 1 अप्रैल 2025 को फेंक दिया गया। इसके बाद वह अपने अपने ज़िंदगी में वापस लौट गए। मीरा वापस घर आ गई। जब उससे पूछा गया कि उसका पति कहाँ है तो उसने जवाब दिया कि मुझे कुछ पता नहीं। वो कह रहे थे कि आ रहे हैं लेकिन आए अभी तक नहीं। उधर रिंकू भी अपने काम में व्यस्त हो गया। फिर जब सिकंदराराव पुलिस को 1 अप्रैल 2025 को सड़क के किनारे एक लाश मिली तो शरीर पर जगह जगह के चोट के निशान थे। देखने से यह लग रहा था कि सड़क का हादसा लग रहा है, लेकिन गहराई से जांच में साजिश की बू आने लगी। समीर की लाश मिलने के बाद पुलिस ने 72 घंटे तक इंतजार किया। मकसद था कि शायद कोई आए, लाश की पहचान करे और कुछ जानकारी दे, लेकिन कोई क्लेम करने नहीं आया और ना ही कोई पूछताछ करने आया। पोस्टमार्टम के 72 घंटे बाद जब पुलिस ने लाश का अंतिम संस्कार कर दिया, उधर एक ओर जहां पति का अंतिम संस्कार हो रहा था वहीं दूसरी ओर 7 अप्रैल 2025 को चुपचाप घर से निकल गई मीरा। इसके बाद मीरा और रिंकू ने 15 अप्रैल 2025 को मैनपुरी कोर्ट में जाकर
कोर्ट मैरिज कर ली। अब वे पति पत्नी की तरह एक साथ रहने लगे। जब कोर्ट में शादी की औपचारिकताएं पूरी हो रही थी, तब मीरा ने यह भी बताया था कि करीब 1.5 साल पहले वह रिंकू के साथ मंदिर में जाकर शादी कर चुकी थी, लेकिन इस बार की जानकारी किसी को नहीं थी। 15 अप्रैल की कोर्ट मैरिज पुलिस जांच का हिस्सा बनी और इस जानकारी ने पूरे मामले को साफ कर दिया। इसके बाद पुलिस ने मीरा और रिंकू दोनों को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही जो तीसरा आरोपी था, रिंकू का साथी, उसे भी पकड़ा गया और जेल भेज दिया गया। अब नतीजा यह हुआ कि प्रेमी और प्रेमिका दोनों जेल चले गए और समीर की हत्या के बाद उसके 2 बच्चे की जिम्मेदारी अब बुजुर्ग माता पिता पर आ गई। जब यह सच्चाई परिवार वालों को पता चली तो 31 मार्च की रात को ही समीर की बेरहमी से हत्या कर दी गई है। तो घर वाले का माहौल मातम में बदल गया। सबका रो रो कर बुरा हाल हो गया था। जब समीर ने पुलिस से पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, अगर शादी करनी थी तो घर से चुपचाप चले जाते, भाग जाते, लेकिन कत्ल क्यों किए? तो मीरा ने चुप्पी साध ली, कोई जवाब नहीं दिया। जब ये मामला लोगों तक पहुंचा तो लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि एक शादीशुदा औरत और 2 बच्चे की मां इतनी बड़ी साजिश कर सकती है क्या। काश जब जेठानी ने सबसे पहले शक जताया था तब परिवार वाले ने भी बात को गंभीरता से लिया होता तो मीरा के बारे में जानकारी जुटाई होती। शायद आज एक मासूम पति की लाश बिना पहचाने नहीं जलती, पुलिस 72 घंटे इंतजार नहीं करती और मीरा किसी और के साथ सुहाग रात मनाकर एक नई जिंदगी शुरू नहीं करती। जब पुलिस ने मीरा को गिरफ्तार किया और उससे पूछताछ की तो उसका व्यवहार ऐसा था जैसे उसने कुछ गलत किया ही नहीं। लेकिन सच्चाई यह थी कि उसने न सिर्फ एक मासूम इंसान को मौत के घाट उतारा बल्कि 2 मासूम बच्चे की जिंदगी तबाह कर दी। तो दोस्तों, ये थी आज की डार्क रियलिटी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई और सच्ची क्राइम स्टोरी के साथ, जहां सच सामने आएगा और राज बेनकाब होंगे। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और अपने परिवार का ख्याल रखें। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।